या पॉनीज राइट की बात करते हैं, राइट ऑफ रिटेनर की बात करते हैं, तो 173 74 आप एक साथ पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 173 74 माल को रोकने से संबंधित है पॉनी का अधिकार। 175 में आइए, 175 क्या कहता है? 175 ये कहता है कि मान लीजिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक्सपेंसेस बाय पॉनी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा 173 में एक्सपेंसेस बाय पॉनी फॉर पोजीशन ऑफ गुड्स पढ़ा हमने, ठीक है। और दूसरा क्या था? फॉर प्रिजर्वेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? 173 में पढ़िएगा, रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स पढ़ लिया था, ठीक। इन दोनों पे जो खर्चे हो रहे हैं ये एक नॉर्मल खर्चे माने गए हैं। These expenses are treated as नॉर्मल कोर्स का एक्सपेंस है ये, नॉर्मल कोर्स में, ठीक। अब क्या है, मान लीजिए कि प्रिजर्वेशन में ठीक है, कहीं ले जाके छाए में रख दिया, बस इतना ही काम है। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, कोई ड्यूरेबिलिटी किसी माल की, गुड्स की जो प्लेस है उसका ड्यूरेबिलिटी कम है, पेरिशेबल नेचर का है, नाशवान प्रकृति का है, तो उसको क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी होगी। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से खर्चे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है, कोई ग्रेन्स है, ग्रोसरी है, कुछ भी है, उनको प्रिजर्व अगर आप ठीक से नहीं किए, प्रिजर्वेशन एक नॉर्मल हुआ, ठीक है, छाए में रख दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ठीक है। एक प्रिजर्वेशन हो गया कि उनको अगर पेस्टिसाइड्स नहीं दिए या कोई और ऐसी, उसको हम ठंडे में नहीं रखे या कुछ ऐसा, आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो नॉर्मल कोर्स में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके अलावा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अब यहां प्रश्न आता है कि नॉर्मल कोर्स के लिए तो 173 कह रहा है कि व्हाट द नॉर्मल एक्सपेंसेस हैज बीन मेड बाय पॉनी, ही कैन रिटेन द गुड्स फॉर रिकवरी ऑफ दैट एक्सपेंसेस। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च हो गए हैं, कुछ ज्यादा खर्च हो गए हैं, तो वो क्या होगा, तो 175 उसके लिए प्रावधान करता है, पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो जा रहा है तो क्या होगा, तो पॉनी का राइट होगा, राइट ऑफ पॉनी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रिजर्वेशन और पोजीशन ऑफ गुड्स। तो 175 कह रहा है, पढ़ ले, द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लीज्ड। तो प्रिजर्वेशन की बात आ रही है, इसके संरक्षण के लिए अगर ऐसे खर्चे हो रहे हैं तो इट कैन बी रिकवर्ड बाय द पॉनी फ्रॉम पॉनर। अब पॉनीज राइट वेयर पॉनर्स मेक्स डिफॉल्ट। अब देखिए 176 तीन बातों को बताएगा। अब यहां पे 176 को देखते हैं, तो 176 में जो मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि आप रिटेन करिए, अपने खर्चे लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो राइट टू सेल, बेच दीजिए माल को। मेन पॉइंट ये है 16 में, दो बातें और कही गई हैं, उसको भी देखते हैं। तो 176 को जरा देखिए। इफ द पॉनर्स, अब देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो नॉर्मल कोर्स की बात होती है, नॉर्मल में जो भी लोन आपने लिया है, पॉनर ने लिया है, वो पॉनी को वापस कर दे, अपना सामान लेके चला जाए। अब यहां क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहां पे डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट बाय पॉनर, तो डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट ये होगा ना कि जो लोन लिया गया है वो न दे, जो प्रॉमिस किया है वो पूरा न करे, परफॉर्म न करे, यही तो बातें होंगी।
तो आप 176 में पढ़िए, इफ द पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेट, दो बातें होंगी, पेमेंट ऑफ डेट जो मैंने बताया, पेमेंट ऑफ डेट, दूसरा क्या होगा, परफॉर्म टू प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ऑफ प्रॉमिस। अगर इन दो बातों में ये डिफॉल्ट कर जाता है, ये नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? तो देखिए, एट द स्टेपुलेटेड टाइम, मतलब जो भी टाइम दिया गया है, अगर ये टाइम, भाई पेमेंट का भी एक होगा, इसका भी होगा, विद इन, कह लें विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, टाइम को भी आप इसमें रखिएगा, तभी डिफॉल्ट के लिए आप एक कह सकते हैं कि हाँ आप डिफॉल्ट हो गया। तो क्या कहा गया, स्टिपुलेटेड टाइम और द ऑफ द प्रॉमिस कह सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वेयर प्लेस्ड। स्टिपुलेटेड टाइम किस चीज का, जिसके लिए गुड्स प्लेस की गई थी, उसमें ये पेमेंट करने में डेट का और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस में फेल कर जाता है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो क्या होगा, द पॉनी में ब्रिंग अ सूट। अब ध्यान दीजिएगा, अब पॉनीज राइट शुरू हो जाता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय पॉनर, पॉनी में, अब देखिए पॉनी में राइट किसका शुरू हो गया, पॉनी में जब आ गई बात ना, तो पॉनी कर सकता है, क्या कर सकता है, कर सकता है ब्रिंग अ सूट में। पहली बात ध्यान रखिएगा, नंबर 1 अधिकार इसमें इसको मिल रहा है, ब्रिंग अ सूट, वाद लाए, मैं मतलब कि इसको जब्ती का अधिकार तो रिटेनर का मिल गया, प्लस अपने जो लोन दिया है उसके पुनर्भुगतान के लिए, रीपेमेंट के लिए एक वाद ला सकता है। और क्या है, अगेंस्ट द पॉनर, ब्रिंग अ सूट तो लाएगा तो पॉनर के खिलाफ ही लाएगा, अपॉन द डेट और प्रॉमिस फॉर, इन दोनों चीजों के लिए, कोई उसमें समझने की बात ऐसी नहीं है। एंड रिमेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, वो आप पहले पढ़ लिए हैं, रिमेन द गुड्स प्लेस्ड माने वो उसको रोक सकता है, अपने पास रख सकता है, प्रतिधारण कर सकता है, में आप लिख लीजिएगा रिटेन द गुड्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। प्लेस तो इसीलिए होता ही है सिक्योरिटी के लिए, दूसरा अधिकार है उसको सिक्योरिटी के लिए रोक सकता है, तीसरा अधिकार क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिए, या गिरवी चीज को बेचने की युक्त सूचना पुण्यमकार को देकर उस चीज को बेच सकेगा, राइट टू सेल, ही में सेल, लिखा क्या है, और ही में ब्रिंग अ सूट एंड, बट इसके बाद और, ध्यान दीजिएगा, सूट को लाएगा, इसको कोलेटरल के लिए रखे रहेगा, या तीसरी बात क्या कह रहा है, सेल और ही में सेल द थिंग प्लेस्ड, सेल कर सकता है, यहां पे इसको अधिकार मिल रहा है, ऑन गिविंग द पॉनर रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल, बाय गिविंग अ रीजनेबल नोटिस ऑफ से सूट ला सकता है और कोलेटरल के रूप में उस गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, या सेल कर सकता है रीजनेबल नोटिस देके, किसको, पॉनर को। यहां पे बात क्लियर हुई, बात यहां पे समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब एक बात देखिए, यहां पे दो स्थितियां और उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए जो पॉनर ने लोन लिया है वो 10,000 का है, 10,000 का, ठीक, ये जो माल बेचता है इसमें इसको मिलता है 9,000, तो क्या होगा, इसके पास एक राइट पानी के पास और बचा रहेगा कि जो जितना कम है, कितना कम है, 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए अभी इससे ये वसूल सकता है, ये इसका एक अधिकार है। माल बेचने के बाद अगर पैसा कम पड़ गया, जैसे विजय माल्या भाग गए या कोई भाग गया, तो उसके सब सारी संपत्तियां क्या हैं, रोकी गई, लेकिन अभी भी उनको बेचने में भी पूरा पैसा नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए उसको पकड़ के लाओ। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, अगर संपत्तियां पर्याप्त होती तो भारत सरकार बेच बेच के बैंकों का भी दे देती, अपना भी कर्जा ले लेती और फिट हो जाता।
कह देती कि बराबर हो गया हिसाब, लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं इसलिए हो रहा है उसका प्रत्यर्पण किया जाए, उसको यहां पे वापस भेजा जाए, उससे मार मार के वसूलेंगे। तो कम अगर पैसा पड़ गया तो अभी वसूलने का अधिकार है, और अगर ज्यादा पड़ गया तो अगर मान लीजिए 12,000 रुपए वसूल हो गए तो क्या करो, आपस में बंदर बांट कर लो? नहीं, 2,000 रुपए इसको वापस करो। ये वाला तो इनवर्ड हो जाएगा, बट ये 2,000 आउटवर्ड करो, पानी भेज दे दो। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं जनरल, लेकिन हाँ नियम है कि अगर कम पड़ गया पैसा बेचने के बाद भी, आफ्टर सेल प्रोसीडिंग, इफ इट इज लेस देन अमाउंट रिकवरेबल, तो आप उससे और वसूलो, इफ इट इज एक्सीड्स वापस करो। यह नियम है सेल का अधिकार 176 में। इसको थोड़ा सा अब एक तो केसेस हमें देखने होंगे। लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी आप मुकदमा करने जाते हैं, या पहले एक चीज और समझिए, उसके पास दो राइट आ जाते हैं यहां पे डिफॉल्ट में, आप देख चुके हैं। प्लेजी में sue upon the debt and retain the goods as a collateral security। ये दोनों बातें एक साथ चलेंगी, sue करेगा और कोलेटरल के रूप में रखेगा। इसका रीजन क्या है, रीजनिंग क्या है, उसको हम बाद में बताते हैं। उसके बाद दूसरा अधिकार आता है कि वो सेल कर सकता है। ठीक, सेल करने के बाद मतलब सेल करने की प्रक्रिया में उसको एक रीजनेबल नोटिस देना होगा। अब हम पहले वाले पे पहले आते हैं कि जब वो सू करेगा, लेकिन सू के साथ साथ देखिए ध्यान दीजिएगा, सू करेगा प्लस रिटेन करेगा, रिटेन करेगा एज कोलैटरल, कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में उसको रिटेन भी करेगा। ऐसा क्यों है? बेच के सू नहीं कर सकता? बेच के सू नहीं कर सकता क्या? नहीं, ध्यान दीजिएगा, बेच के सू नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने बेच दिया और फिर मुकदमा कर दिया, तो कहेगा ना ठीक है 20,000 रुपए निकल ना, ये लो 20,000 रुपए लो, मेरा माल वापस करो। मेरा माल 50,000 का था, आपने बेच दिया 10,000 में, हो गया लफड़ा। क्योंकि सू करिए तो सामान को अपने पास रखिए, ठीक, और फिर आप उसको वापस करिए। रहमत अली और लल्लन प्रसाद के मामले में यही हुआ था। क्या हुआ? यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ठीक। प्लेंटिफ से 20,000 रुपए लिए गए, प्लेंटिफ से 20,000 रुपए लिए गए एक प्रोमिसरी नोट में। आप ऐसे समझिएगा, प्लेंटिफ भूलिए अभी, प्रोमिसरी नोट पे 20,000 रुपए लिए गए। अब हुआ क्या, इन्होंने इनके पास प्लेस क्या किया, प्लेस किया ये एरोस्क्रैप था। एरोस्क्रैप मतलब कुछ स्क्रैप का ही फॉर्म समझिए, कुछ अच्छे क्वालिटी का जहाज वहाज से मतलब रहा होगा। एरोस्क्रैप जो था उसको इन्होंने, जो कि जिसकी वैल्यू 35,000 थी, ये जो प्लेस किया गया इसकी वैल्यू थी, प्लेस्ड गुड्स की वैल्यू थी 35,000। 20,000 रुपए पे उसको दे दिया गया, 20,000 रुपए उधार लेके। अब क्या हुआ, जो प्लेस किया गया इसको बेच दिया। जो भी पॉनी थे, पॉनी सोल्ड इट, पॉनी ने सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, सॉरी सेल कर दिया। में फिर मुकदमा कर दिया, मुकदमा किया कि हमारा लोन वापस किया जाए। दोनों बातें कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये भी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है, नेचुरल जस्टिस के। आप माल भी बेच लो और बोलो कि हमें पैसा भी दो, मुकदमा भी करेंगे। मुकदमा किया तो क्या कहता है बंदा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम हमारा कबाड़ मुझे वापस कर दो जिसकी वैल्यू 35,000 है, इसको वापस करो और वापस कर दो और अपना माल ले जाओ, अपना पैसा ले जाओ, सॉरी अपना पैसा ले जाओ। तो जो पॉनी है इसमें, ही कुड नॉट प्रोड्यूस द प्लेस्ड गुड्स, क्योंकि बेच चुके हैं। तो क्या हुआ, उसको वहीं पे डिसमिस कर दिया गया कि अगर आप
बेच चुके हो तब यहां मत आओ कि हमारा पूरा पैसा। हाँ, अगर इसमें कुछ अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इन्होंने 20,000 के लिए पूरे के लिए क्लेम किया, तो पूरे के लिए क्लेम किया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर कुछ अभी जो मैंने पहले बताया कि अगर माल कुछ कीमत बची रह गई है तो उसके लिए क्लेम किया जा सकता है, वो एंटरटेन किया जाएगा। लेकिन अगर पूरे पूरे के लिए करेंगे तो आप बेच चुके हो, पैसा पा चुके हो, फिर से आप क्लेम नहीं करोगे। ठीक, यहां पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप सू करने जा रहे हैं तो यू हैव टू कीप द प्लेस्ड गुड्स विद यू एंड ऑन डिमांड यू हैव टू प्रोड्यूस इट। जब मांग की जाएगी तो आप इसको प्रोड्यूस करो, उसको वापस करो। ये जो निर्णय हुआ था, ये आप समझिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक मामला था जिसमें कहा गया था यही बात जो अभी हमने कही। वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला ये है, ट्रस्टीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिस। ये केस था हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, और इसी पे बेस था ये निर्णय। क्योंकि इसमें जो कहा गया वो मैं 2 लाइन में बता रहा हूं। इफ क्रेडिटर होल्डिंग सिक्योरिटी सू फॉर डेट, जो सिक्योरिटी लेनदार ने ले रखी है और ऋण के लिए फिर से सू कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा? इफ अ क्रेडिटर होल्डिंग सिक्योरिटी सूज फॉर डेट, ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर यह दायित्व है, क्या है? ऑन पेमेंट ऑफ द डेट टू हैंड ओवर द सिक्योरिटी। उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है कि जब पेमेंट कर दिया जाए ऋण का तो वो उसको वापस हैंड ओवर कर दे। ठीक है, इफ ड्यू टू रीजंस, कोई भी कारण हो, कोई भी कारण मैंने कोई भी कारण, सेल ही नहीं, कोई भी कारण, अगर उसने उचित केयर नहीं किया, चीज खराब हो जाती है। उचित केयर का बेलमेंट में ड्यूटी है, बेल इज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द थिंग। अगर वहां के कारण भी कोई गड़बड़ हो रही है तो क्या होगा? इट इज if due to reason he is unable to return it to the debtor, he cannot have judgment for the debt। ये लाइन कही गई थी इस केस में कि अगर कोई जो लेनदार है जिसने ऋण दिया है, पौनी है, यहां पे पौनी कहेंगे, उसने ऋण दिया है और वो सू करता है और सिक्योरिटी के रूप में उसने कुछ गुड्स रखी हुई हैं, तो उसको मुकदमे के समय जब भी अगर भुगतान कर दिया जाता है, किसके द्वारा? डेटर के द्वारा, ऋणी के द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, तो इसको वो जो सिक्योरिटी रखी गई है उसको वापस करना होगा, अदरवाइज वो मुकदमा नहीं ला सकता है। ये बात यहां कही गई थी। ठीक है, तो यहां एक चीज और बताना चाहेंगे कि 2 अधिकार यहां मिले हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। 2 अधिकार मिले हैं, एक तो राइट टू सू करने का, एक टू सेल करने का। तो दोनों पृथक पृथक अधिकार हैं, अलग अधिकार हैं। आप सेल की नोटिस दे सकते हैं, ठीक है, उसके बीच में आप मुकदमा भी कर सकते हैं। बस इसको आप समझिएगा कि दोनों अधिकार अलग हैं, दोनों को एक्सरसाइज अलग अलग किया जा सकता है। भले ही मुकदमा करने की नोटिस आपने दे दी है, आप बीच में सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में एकदम बना के रखिएगा। ये कहा गया KM हिदायतुल्लाह वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा गया कि जो द 2 राइट्स आर डिसजंक्टिव, मतलब अलग हैं। कौन से अधिकार? एक तो सो करने का, दूसरा सेल करने का। सेल करने की भी नोटिस दे दीजिए, कोई बात नहीं, हम मुकदमा भी तुम्हारे ऊपर कर देंगे, नहीं बेचेंगे मुकदमा करेंगे। हमने मुकदमा करने की नोटिस दे दी है तो ऐसा नहीं है कि जब तक हमने आपको नोटिस की डेट दी है तब तक हम सेल नहीं कर सकते, हम सेल भी कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द प्रोसीडिंग, यह आपका राइट होता है। ठीक है, तो एक चीज और देखते हैं इसमें, यहाँ पे KM हिदायतुल्लाह वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया में ये चीज कही गई थी जो मैंने अभी बताई। और द सिक्योरिटी होल्डर इज नॉट बाउंड टू प्रोसीड अगेंस्ट सिक्योरिटी फर्स्ट और सरेंडर बिफोर मेंटेनिंग द सूट अगेंस्ट द बायर। इसका क्या मतलब होता है कि जिसने उधार लिया है उसके अगेंस्ट ये जरूरी नहीं है कि हम वाद करने जाएं तो क्या करना है कि पहले हम जो सिक्योरिटी दी गई है उसको बेच लें, उसकी पूरी कोशिश कर लें, पैसा निकल जाए, या फिर हम उसको सिक्योरिटी सरेंडर कर दें, भैया अपनी वापस लो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको रखिए, खूब प्रेम से रखिए और उसके खिलाफ मुकदमा भी करिए। यह कहा गया सूरज संघी फाइनेंस लिमिटेड है,
ठीक है, फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड। क्रेडेंशियल्स फाइनेंस लिमिटेड। तो यहां तक बात समझ में आ गई।